देखो, अध्याय पंचदश, शोधन आदि गण संग्रह। शोधन किसको बोलते हैं? शरीर से, मतलब एक तरीके से शोधन कर्म, पंचकर्मा में यूज करने वाली औषधियाँ। ठीक है, पंचकर्मा में यूज करने वाली औषधियाँ तो हैं ही, साथ में अन्य भी औषधियाँ इसमें बताई हैं। तो अध्याय पंचदश, शोधन आदि गण संग्रह। चैप्टर 15, ग्रुप ऑफ हर्ब्स यूज इन प्योरिफिकेशन। मतलब जो शरीर को शुद्ध करने के लिए, जो अपन को मतलब रोगों को दूर करने के लिए जो औषधि यूज की जाती है, वो अपन इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ये चैप्टर आपकी चिकित्सा के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है, आपको इसको क्या बोल रहे हैं, रटना पड़ेगा, क्योंकि औषधियों के नाम तो आपको रटने ही पड़ेंगे। अब आप पूछोगे कि सर ये, जैसे कि इसमें यहाँ पे लिख दो, मदन फल है, मुलेठी है, कड़वी तुम्बी है, ये कौन कौन से प्लांट है, कैसे पहचानेंगे? तो जो सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है द्रवगुण विज्ञान, डीजी है ना, तो आप फर्स्ट ईयर पास करके जब सेकेंड ईयर में जाओगे तो पूरा सब्जेक्ट यही है, औषधियों को पहचानना, उनके रस गुण वीर्य विपाक क्या है, वो क्या काम करती हैं, वो सब सेकेंड ईयर में आपको समझने को मिल जाएगा। बस फर्स्ट ईयर में इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे बस वर्ग बना दिया कि भाई ये जो वर्ग है, मतलब जो एक पर्टिकुलर चीज़ बता देगी इसमें कि ये काम करेंगी, ये औषधियाँ मिल के ये काम करेंगी, मतलब इतनी सारी औषधियों में से आपको जो अवेलेबल है, जो उपलब्ध है, वो यूज कर सकते हो। तो इसको समझना, इस चैप्टर को, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन आता है, मतलब एक क्वेश्चन तो आता ही है, और कौन सा क्वेश्चन आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, कौन सा आपको याद करना है, क्योंकि सारे आप याद नहीं कर सकते। तो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूंगा, और कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है, वो मैं आपको समझा दूंगा। तो छोटा सा चैप्टर है, बीएमएस फर्स्ट ईयर के हिसाब से तो बिल्कुल नॉर्मल चैप्टर है, आप स्किप मार सकते हो, लेकिन चिकित्सा की दृष्टि से ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बीएमएस मैं फिर बोल रहा हूँ, बीएमएस फर्स्ट ईयर की दृष्टि से ओनली एक क्वेश्चन देता है, वो भी आता है कभी कभी, कभी कभी नहीं भी आता। लेकिन चिकित्सा की दृष्टि से आपको अच्छा वैद्य बनना है तो आपको इस चैप्टर की पूर्णतः नॉलेज होनी चाहिए, मतलब पूरी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मेडिसिन कौन से गण में आती है। तो स्टार्ट करें। आचार्य वाग्भट ने कुल 33 वर्गों का इस अध्याय में वर्णन किया है, 33। तो जितनी भी मेडिसिन है, जितनी भी प्लांट है, तो आचार्य वाग्भट ने क्या किया, उनको 33 वर्गों में डिवाइडेड कर दिया कि संसार में जितने भी प्लांट्स हैं ना, जितने भी आप देखते हो आसपास, जितने भी प्लांट देख रहे हो, उनको 33 वर्गों में इन्होंने डिवाइडेड कर दिया कि भाई 33 वर्ग हैं जिनको अपन यूज कर सकते हैं, इनको मतलब अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। अब एक जो मेडिसिन है, जैसे कि यहाँ पे मदन फल है, मुलेठी है, कड़वी तुरमी, देखो एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि नीम है। अब एक प्लांट है ना, 33 के 5 में मिलेगा, छठे में मिलेगा, 7वें में मिलेगा, कि एक प्लांट की उपस्थिति कई जगह है। जैसे कि वो बमन कारक में मिल जाएगा, ये फिर पित्त कारक में मिल जाएगा, इस तरीके से मतलब किसी अन्य रोग को समन करने वाले मिल जाएगा। जो 33 वर्ग हैं उनमें कहीं ना कहीं मिलता रहेगा, रिपीट होते हैं वर्ड, जो प्लांट है रिपीट होते रहेंगे। इसका एग्जाम्पल कैसे समझोगे? जैसे कोई स्टूडेंट है, उसने अपना नाम वॉलीबॉल वाले में खेल में लिख दिया कि मैं वॉलीबॉल में भाग लूँगा। अब उसको क्रिकेट खेलना भी आता है तो वो क्रिकेट में भी नाम लिखा देगा। अब उसको डांस करना भी आता है तो उसको डांस में भी नाम लगेगा। स्टूडेंट एक है लेकिन नाम 3 जगह। इसी तरीके से प्लांट की जो खासियत है वो अलग अलग वर्गों में भी मिलेगा, मतलब सेम प्लांट बहुत सारे वर्गों में मिल सकता है। तो इसमें घबराने की बात नहीं कि सर ये तो वहाँ भी मिल गया और यहाँ भी है, क्या ये गलत नहीं है? नहीं, उसमें काबिलियत है, उसमें वो क्षमता है कि वो विभिन्न विभिन्न रोगों को शांत कर सकता है। क्लियर बात ये समझ में आ गई कि एक प्लांट अन्य जगह पे कैसे मिलता है, इसमें तो कोई इशू नहीं होगा ना। अब आपको ये चीज़ें बताऊँ इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें क्या याद करना वो मैं आपको बताऊँगा। मतलब ये चैप्टर आपके पढ़ने का है, इसमें मैं आपको बस ऐसे पढ़ के बताऊँगा मदन फल मुलेठी कड़वी तुम्बी, इसमें कोई मतलब नहीं है, बस आपको प्लांटों के नाम याद करने। लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, आंसर किस तरीके से लिखना है, और आपको चिकित्सा में किस तरीके से यूज कर सकते हो, वो मैं आपको इस चैप्टर में बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। आचार्य वाग्भट ने कुल 33 वर्गों का इस अध्याय में वर्णन किया है। तो जितने भी मेडिसिन प्लांट है उनको 33 वर्गों में डिवाइजन कर दिया। तो पहला है बमन कारक गण। तो मतलब जो बमन यानी एमेटिक, मतलब जो उल्टियाँ करवाता है। एक तो होता है छर्दी, मतलब जो मतलब अनकंट्रोल्ड है, मतलब जो व्याधि एक तरीके से रोग हो गया। एक होता है मतलब प्यूरिफिकेशन, अपन शुद्ध करवाने जानबूझ के उसको बमन करवा रहे हैं। तो कौन सी औषधियाँ देंगे जिससे कि वो बमन हो सके? तो ये एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ एमेटिक्स, मतलब एक तरीके से ये औषधियाँ आप उस व्यक्ति को खिलाओगे एक सिस्टमेटिक तरीके से, तो उसको व्यक्ति को बमन हो जाएगा। उसका जो अब बमन किस में है, कफ की शुद्धिकरण के लिए बमन का यूज कराते हैं। तो कफ संबंधित व्याधियों में आपको ये औषधियाँ दे सकते हो। किसके लिए? बमन कराने के लिए। कौन कौन सी औषधियाँ हैं?
मदन फल, मुलेठी, कड़वी तुम्बी, नीम, बिम्बी, विड़ंग, चित्रक, कड़वा परवल, कोसाताकी, इलायची, पीली सरसों, पीपली, ये वमन कारक द्रव्य है। अब ये पूरे नहीं हैं, और भी जोड़ सकते हो, ठीक है, लेकिन आप में इसमें से ज़्यादा याद नहीं करने की, 5 याद कर लो। मदन फल याद कर लिया, मुलेठी याद कर ली, नीम याद कर ली, कड़वी तुम्बी याद कर ली, बिम्बी याद कर ली। तो पूरे याद करने की जरूरत नहीं है, पूरे कौन से याद करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपको बस 5 प्लांट याद कर लो, वो काफ़ी है। तो ये मदन फल का वाला तो होना ही चाहिए। देखो अब स्टार मार लगा लो, मतलब जो मैं बताऊंगा उसको तो आपको याद करना। तो बमन कारक आपको याद करना ही है। क्वेश्चन आएगा कि बमन कारक गण के द्रव्यों के नाम लिखो, तो आपको ये लिखने हैं, ठीक है। विरेचन कारक गण या औषध, ग्रुप ऑफ प्रिगेटिव्स, ठीक है। तो विरेचन कराने वाली औषधियाँ। अब विरेचन किसकी व्याधि हम कराते हैं? पित्त की व्याधि में, ठीक है। आपके पास कोई पेशेंट आ गया, कोई रोगी आ गया, उसको पित्त की व्याधि है, आपको उसको प्यूरिफिकेशन कराना है, शुद्धता कराना है, तो आप कौन सी औषधियाँ दोगे विरेचन कराने के लिए? आप उसको दंती दे सकते हो, निशोध की जड़ दे सकते हो, त्रिपला दे सकते हो, तुहर का दूध दे सकते हो, शंखनी दे सकते हो, नील के बीज दे सकते हो, सरवणश्री दे सकते हो, दूध दे सकते हो और गोमूत्र दे सकते हो। ये विरेचन कारक द्रव्य है। क्वेश्चन आया था एक कि गोमूत्र किस वर्ग में आता है? आपको याद होना चाहिए गोमूत्र विरेचन कारक द्रव्य में आता है, ठीक है, विरेचन कारक गण में आता है। और इसके जो विभिन्न द्रव्यों के नाम लिखो, तो मतलब साथ में दंती, ये भी पूछे थे अन्य, तो दंती, निशोथ की जड़, त्रिफला। अब मोस्टली जो डॉक्टर हैं, जैसे हमारे हॉस्पिटल में है, जब मैं जाता हूँ वहाँ पे प्रैक्टिकल में, तो त्रिफला का ज़्यादा यूज करते हैं विरेचन कराने के लिए। त्रिफला का सेवन कराते हैं, दूध का सेवन कराते हैं, ये क्योंकि आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। अब आपको अच्छा वैद्य बनना होता है ना, तो आपको ऐसी औषधियाँ चुननी होती हैं जो सभी जगह उपलब्ध हो जाएं, वो आसानी से रोगी को मिल जाए, उसको ढूंढना ना पड़े। अब उसको बोला कि आपको सरवणश्री लेना है, अब उसको मिली नहीं, दुकान पे जाके वो सरवणश्री दे दो, उसको मिला ही नहीं, आसपास भी नहीं है, तो आपने चिकित्सा तो लिख दी लेकिन उसको मिला ही नहीं। तो आप ऐसी चीज़ या ऐसी औषधि, ऐसी प्लांट का डिसाइड करो उस ग्रुप से जो आसानी से उपलब्ध हो और सभी जगह हो, ताकि वो आसानी से उसको ग्रहण कर सके। तो यहाँ पे देखो गोमूत्र है, आसानी से यूज मिल जाता है, दूध है आसानी से मिल जाता है, त्रिपला है आसानी से मिल जाता है, दंती है ये आसानी से मिल जाता है, और निशोथ की जड़ आसानी से मिल जाता है। तो ये 5 से जो आपको अच्छे अच्छे लगे वो याद कर लेना, ठीक है। तो ये विरेचन कारक औषध है। आप चिकित्सा सीख रहे हो, ये मतलब एक तरीके से ये बोलते हैं ना 100% साइंटिफिकली प्रूफ औषधियाँ हैं। आचार्य ने प्रैक्टिकल करने के बाद में इनके ग्रुप बनाए हैं, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं कि ये ऐसे कैसे लिख दिया, ये सब मतलब बोलते हैं ना आप्तवाक्य। आपने आप्तोपदेश प्रमाण पढ़ा होगा पदार्थ विज्ञान में, तो ये संहिताएं आप्तवाक्य पर, मतलब एक तरीके से 100% सत्य है ये। अब देखो निरूहण औषध। अब ये निरूहण क्या होता है? वस्ती के 2 टाइप्स होते हैं, निरूवस्ती और अनुवासन वस्ती। जो मुख्य वस्ती होती है वो निरूवस्ती होती है, तो वो निरूवस्ती की बात कर रहा है निरूहण औषध। अब देखो यहाँ पे मदन फल फिर से आ गया, यहाँ भी था यहाँ भी आ गया। मदन फल, रासना, दसमूल, कुटज, कुलथज, देवदारू, सौंप, देवदाली, मधु, लवण, ये निरूहण औषध है। अब समझने की बात यह है कि जब निरूह बस्ती लगाते हैं, उस व्यक्ति को निरूह बस्ती करवाते हैं, तब आपको इन सब का नहीं, जैसे दसमूल का क्वाथ की बस्ती लगा दी, कुटज की क्वाथ की सर बस्ती। हाँ बोलो। सर ये मदन फल के बाद की क्या लिखा हुआ है? रासना, रासना, रासना एक प्लांट का नाम है। मैंने आपको बताया कि ये सब प्लांट, आपको जितने भी प्लांट नाम देख रहे हो ना आपकी, मदन फल, मुलट्ठी, कड़वे तुरमे, निम्मी, दंती, निशोथ की जड़, त्रिफला, तुरवर का दूध, शंखनी, नील के बीज, ये सब सेकेंड ईयर में है। आपको इनके एक एक प्लांट के बारे में डिटेल में याद करनी पड़ेगी हिस्ट्री। और सेकेंड ईयर की क्लास में जब लूँगा तो ऐसे द्रवगुण बहुत लेंथी कोर्स है, 4 से 5 महीने का कोर्स है कम से कम, लेकिन मैं 3 महीने में कवर करा दूँ, क्योंकि मैं 1 अक्टूबर से स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे ये अष्टांग हृदय कंप्लीट होगा तो मैं सेकेंड ईयर क्लास स्टार्ट करूँगा, क्योंकि बच्चे परेशान हो रहे हैं द्रवगुण के लिए। तो इनकी मैंने ट्रिक्स बना रखी हैं, आपको जब सेकेंड ईयर में आओगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक, घबराने की जरूरत नहीं, कैसे याद करोगे वो सब मैंने सेट कर रखा पहले से ही। लेकिन अभी तो ये है कि क्वेश्चन आएगा कि बमन कारक औषध लिखो तो 5 लिख दो, विरेचन कारक लिख दो 5, निरोहण की पूछेगा तो 5 लिख दो। अब आता है सिरोविरेचन नस्यगण, कि ऐसी औषधियाँ जिनसे नस्य करवाया जा सके। देखो यहाँ पे क्या लिखा था, चैप्टर का नाम था शोधन आदिगण, तो शोधन ही तो रहा है। देख, बमन से भी शोधन होता है, विरेचन से भी शोधन होता है, वस्ती से भी शोधन होता है, और सिरोविरेचन विरेचन से भी शोधन होता है। तो शोधन के 5 टाइप से थे ना, बमन, विरेचन, वस्ती, रक्त मोक्षण और
नस से, तो नस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन आया था कि ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों के लिए कौन सी गण की औषधियाँ यूज करते हैं? ऊर्ध्व जत्रुगत। अब ऊर्ध्व जत्रुगत आती है तो इससे क्या समझते हो आप, कौन बताएगा? ऊर्ध्व जत्रु जब आता है ENT। तो क्लेविकल से ऊपर जितने भी सॉरी, डिजीज होते हैं, अपनी जो क्लेविकल क्लेविकल, के ऊपर वाला जितना। हाँ, जो क्लेविकल से क्लेविकल के ऊपर ऊपर जितने भी वाला डिजीज हिस्सा। होते हैं ना, उसमें तो मुख्यतः इन सब रोगों के लिए कौन सा काम होता है? नस्य। नस्य करवाते हैं। तो मतलब सीरोवरेशन बोल दो या नस्य बोल दो, या फिर ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों के लिए जो गण है उसमें जो औषधि हैं वो हैं वाया बिडंग, अपामार्ग, त्रिकटु, दारू हल्दी, राल, ये राल है, ठीक है। सीरीज के बीज, बड़ी कटेरी, सिगरू के बीज, रसांजन, छोटी बड़ी इलायची और हिंगू पत्री में सिरोवेचन गण के द्रव्य। ये सब आपको, ये सब औषधियाँ जो प्लांट्स हैं सिरोवेचर में आप इनको यूज कर सकते हैं। कुछ नहीं है, बस मैं आपको बस पढ़ के बता रहा हूँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। बमन का इंपॉर्टेंट है, विरेचन का इंपॉर्टेंट है, निर्वहन का इंपॉर्टेंट है, सिरोवेचन का इंपॉर्टेंट है। 33 वर्ग है ना, इसमें से मैंने इंपॉर्टेंट ही लिखे हैं, पूरे नहीं लिखे 33 मैंने, ठीक है। तो इस जो इसमें लिखा हुआ ना वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ये मत समझना कि भाई ये 33 के 33 लिख दी, नहीं, मैंने इंपॉर्टेंट ही लिखे हैं। अब वात नाशक, ऐसी प्लांट्स, ऐसी औषधियाँ जो वात का समन करते हैं, मतलब वात की व्याधि हो गई किसी व्यक्ति के, कोई पेशेंट आया, आपने उसको देखा, उसके लक्षण देखे, उससे पूछा, तो आपको पता लगे कि वात की संबंधित व्याधि है, तो कौन सी औषधियाँ दोगे? आप देवदारू दे सकते हो, तगर दे सकते हो, कूट दे सकते हो, दसमूल, दसमूल आसानी से मिल जाता है, ठीक है। दसमूल का क्वाथ दे सकते हो, दसमूल का चूर्ण दे सकते हो, ठीक है। खरेटी, अतिबला, वीरतरांतिगज एवं वीर्यादिगण, यह वातनाशक के द्रव्य है। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे देखो दसमूल आया है, दसमूल मोस्टली यूज होता है, इसलिए मुझे याद है, क्योंकि जब भी हम जाते हैं ना तो मोस्टली जो डॉक्टर है, हमारे जो टीचर हैं, दसमूल दे देते हैं कि भाई वातनाशक व्याधि है, दसमूल का कवाथ दे दो या दसमूल का चूर्ण दे दो, ये ठीक हो जाएगा। तो आप इनमें से कोई सी भी जो अवेलेबल हो, उपलब्ध हो, आपके हिसाब से आप बता सकते हो पेशेंट को, लेकिन आपको डायग्नोसिस करना आना चाहिए कि ये वात व्याधि ही है। आपने डायग्नोसिस कर लिया वात की व्याधि, और उसको एक्चुअली में कब की व्याधि थी, आपने ठीक तरह से डायग्नोसिस ही नहीं किया उसको, तो आपको डायग्नोसिस करना आना चाहिए, तब जाके। चिकित्सा तो लिखी हुई है, चिकित्सा हर जगह लिखी हुई है कि भाई इसमें ये दे दो, बुखार में ये दे दो, मतलब इस तरह के बुखार में ये दे दो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में यही रोग है या दूसरा है, तो आपको डायग्नोसिस करना सीखना चाहिए। अब पित्तनाशक गण देखो, ध्रुवा, सारिवा, नीम, अड़ूसा, कोंच, गुंदरा, सतावरी, सीतपाकी, ध्रुवा, प्रियंगु, ध्रुवादि गण के द्रव्य, न्योगरा आदि के गण, पदमगादि गण, सालपर्णी, प्रसन्नपर्णी, कमल, सारावादि गण, ये पित्तनाशक गण के द्रव्य है। तो इनमें से 5-6 याद कर लेना, ये सब मतलब पित्त को, जो पित्त से संबंधित व्याधियाँ हैं उनको दूर करती हैं। देखो यहाँ पे नीम आया है, सारिवा आया है, ठीक है, सतावरी आया है, सीतपाकी आया है। ये देखो क्यों है, सतावरी क्यों आया है? अब आप सतावरी के बारे में जानते हो तो आपको पता होगा कि ये शीत है, शीतवीर्य है, ठीक है। नीम आपको पता है कौन से रस की है, कटु। कटु। नीम की कौन से रस की तिक्त। है? तिक्त। तिक्त क्या करता है? पित्त का नाश करता है ना। सारीवा, दुर्वा, तो ये सब पित्तनाशक के गण, मतलब एक तरीके से पित्तनाशक है। अब आप फर्स्ट ईयर में हो इसलिए आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन जब आप सेकंड ईयर में जाओगे तो आपको एक एक चीज़, जैसे दुर्वा, आपको दुर्वा का समझ में आपको पता लग जाएगा भाई कौन सा रस है, कौन सा वीर्य, कौन सा विपाक है, आपको सब याद होगा उस समय। सारीवा का जैसे ही आप सारीवा पढ़ोगे आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो लेकिन अभी ये बस एक आचार्य वाघभट्ट ने 33 वर्ग बताए, उनमें से क्वेश्चन आ जाता है अपने 2 नंबर का कि पित्तनाशक गण की औषधियाँ लिखो, तो आपको 5 लिख देनी है, सारीवा, दुर्वा, नीम, अड़ूसा और कोंच, बात खत्म, ज़्यादा नहीं लिखना। कफनाशक, अब कफनाशक में देखो यहाँ पे औषधियाँ नहीं बताई, गण बताए हैं। आरगवादिगण, अर्कादिगण, मुस्कादिगण, असनादिगण, सुरसादि, मुस्तादि, वस्कादिगण, ये कपनाशक गण के द्रव्य, मतलब जो इनमें मिलते हैं ना, आरगवादिगण में, अर्कादि में, मुस्कादि में, असनादि में, सुरसादि में, मुस्तादि और ये वस्तादिगण, ये सब कफनाशक, मतलब इन सब के जो औषधियाँ पाई जाती हैं वो कफ का नाश करती हैं। आपको इतना ही लिख देना क्योंकि श्लोक में यही है, क्वेश्चन आएगा तो आपको यही लिख देना। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, जीवनीय गण। कितने गण थे टोटल? 33। तो अपन ने पहला किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चतुर्थ किया, ठीक है। 5वां, 6ठा, 7वां, ये 8वां।
ऐसे नंबर रखने की याद नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, ये फिक्स सीरियल वाइज नहीं है, कुछ भी लिख सकते हो आप, पहले कोई सा डाल सकते हो, ऐसा फिक्स नहीं है कि ये 8वें पे है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन क्वेश्चन आता है जो जीवनीय गण का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि जीवनीय गण की औषधियाँ लिखो। तो जीवनीय गण में कितनी औषधियाँ मानी है आचार्य वाघभट्ट ने? 10। ये 10 की 10 आपको याद होनी चाहिए, इसमें आपको कोई लापरवाही नहीं करनी है। और सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला, सबसे ज़्यादा एग्जाम में आने वाला और बार बार क्वेश्चन आने वाला यही है, जीवनीय गण की औषधियाँ लिखें। जीवंती, काकुली, क्षीर काकुली, मेधा, महामेधा, मृदकमणि, मांसमणि, ऋषभक, जीवक, मुलेठी, ये 10 के 10 जीवनीय गण में पाई जाती हैं। ये क्या करती हैं? ये जीवन शक्ति वृद्धक है, मतलब अपनी जीवन को कंटिन्यू रखती है, मतलब जल्दी बुढ़ापा नहीं आने देती, अपने जीवन को मतलब अपने शरीर में ताकत बनाए रखते हैं। कभी आप किसी वैद्य के पास जाओगे ना, आपको बोलोगे कि डॉक्टर साहब कमजोरी रहती है, हमेशा शरीर कमज़ोर सा रहता है, तो बस कुछ नहीं करेगा वो, काकोली, मेधा, ऋषभक और मांसपर्णी, इनका चूर्ण देगा या फिर इनकी जो लड्डू बना के खिलाएगा, ठीक है। और ये बहुत महंगी महंगी औषधियाँ आती हैं, कम से कम मतलब 100 ग्राम 300 रुपये की, 400 रुपये की आती हैं। कभी आप पंसारी की दुकान पे या किसी मेडिकल प्लांट पे जहाँ पे औषधियाँ मिलते हैं ना, वहाँ पे जाना कि जीवनी गण की औषधि, उनसे बोलना कि मुझे जीवंती चाहिए, काकोली चाहिए, क्षीर काकोली चाहिए, मैदा चाहिए, महामेदा चाहिए। तो आप मतलब अगर 1 किलो भी सामान लोगे ना पूरा मिला के, 100 ग्राम 10 चीज़ों लोगे ना मिला के, तो कम से कम 2 से 3 हज़ार रुपये का बैठेगा, इतना महंगा मिलता है ये औषधि का सामान। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीवनीय गण की औषधि। अब ये देखो जितने भी हैं, देखो यहाँ पे पटोल आदि, सुरसा आदि, वरुण आदि, मुस्का आदि, वस्का आदि, वचा आदि, हरिद्रा आदि, मुस्ता आदि, न्योगरा आदि, परसुका आदि और अंजना आदि। आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, मैंने पूरे नहीं लिखे, बस इनमें से क्वेश्चन आने की चांसेस रहते हैं। तो मैंने कितने लिखे हैं? 8 तो यहाँ हो गए थे जीवनीय गण पे, 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ओनली 19 लिखे मैंने। तो 19 ये इंपॉर्टेंट है, बस आपको मैं ये पढ़ के सुनाने में कोई मतलब नहीं है। पटोल आदि देखो, पटोल, कुटकी, चंदन, मूरवा, गिलोय, पहाड़, ये पटोल आदि गण के द्रव्य हैं। सुरसा आदि, ये नाम दे रखे हैं, पटोल आदि, सुरसा आदि, वरुण आदि, मुस्का आदि, वचका आदि, वचाक आदि, हरित आदि गण, मुस्का, ये अभी आपको कोई काम के नहीं है, लेकिन सेकेंड ईयर में जब ये आपको ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे तो इस गण की भी कोई जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आप एक स्पेसिफिक प्लांट के बारे में इस पूरी डिटेल में जानने चाहोगे। और जब चिकित्सक आता है, जैसे कि आपको योग बनाना होता है, योग बनाना था कि एक मतलब अलग अलग औषधियों को मिला के एक योग बनाना होता है, तो उसमें भी काम आता है ये। तो आपको कुछ नहीं करना, 5 मिनिमम 4 एक ग्रुप की 4 औषधियाँ याद रखो कि इसमें ये औषधियाँ पाई जाती हैं। और इसमें देखो किसी में 10 है, किसी में 15 है, ऐसे फिक्स नहीं है कि इतने ही हैं, लेकिन जीवनीय गण में फिक्स है, आपको ये 10 याद रखनी है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। तो ये यहाँ तक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद में ये सुरसा आदि गण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इसमें एक और आता है परुस्का आदि, ये वाला फालसा, त्रिफला, द्राक्षा, कायफल, निर्मली, खिरनी, डाडिम और सागुन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप पढ़ लेना, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि बस प्लांटों के नाम है, आपको बस याद हो जाए तो कर लेना, क्योंकि रटना पड़ेगा, इसमें कुछ ट्रिक्स तो है ही नहीं, कोई ऐसे ट्रिक्स बता दो कि इस हिसाब से आप याद कर लो। ये प्लांटों के नाम है, वो याद करने पड़ेंगे। और आपको कुछ नहीं करना, मैं एक बात बताऊँ, जैसे कि लास्ट में एक क्वेश्चन दे रखे ना, ये बस इनको याद कर लेना, इस क्वेश्चन से इनसे बाहर नहीं जाएगा इस पेपर में, जो भी आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी से हो, ये क्वेश्चन मैं जब भी बताऊँगा थोड़ी देर बाद में, तो इन क्वेश्चनों को याद कर लोगे ना पूरे चैप्टर में से, तो भी आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप कितनी कोशिश कर लो आप इसको याद नहीं कर पाओगे। अब ये देखो जो 33 वर्ग थे, अंजना आदि, मतलब यहाँ पूरे नहीं लिखे मैंने, जो इंपॉर्टेंट थे मुझे लगा कि ये एग्जाम में आ सकते हैं वो मैंने लिख दिए यहाँ पे। तो अगर किसी बच्चे को अच्छे नंबर लेके आना तो पूरे याद कर लेना, पूरे मतलब ये यहाँ तक तो याद कर लेना, और 5 प्लांट याद कर लेना, ओके। अब देखो आगे 33 गण है, तो पहला वो गण का नाम क्या था? बमन कारक गण। काम क्या करेगा? बमन का मतलब एमेटिक करवाएगा, ठीक है। दूसरा कौन सा था? विरेचन कारक गण, वो क्या कराएगा? विरेचन करवाएगा। हाँ जे भी पारावत बोलो। सर ये नेवरो धादी गण है, उसमें आम के बाद क्या लिखा हुआ है? अच्छा अच्छा, वेतस, वेतस, वेतस। हाँ वेतस। ओके ओके। अब यहाँ पे देखो
ये जो मतलब इनके काम, ये तो प्लांटों के नाम थे यहाँ पे कि भाई ये सब, भाई इसमें गण में ये प्लांट है, ये प्लांट है, यहाँ पे लिख दिए सब, लेकिन काम क्या करेंगे वो आपको याद होना चाहिए। तो शुरुआत के जितने भी 8 हैं जीवनीय गण, ये तो इंपॉर्टेंट थे कि वमन कारक वाले वमन कराएंगे, विरेचन कारक वाले विरेचन कराएंगे, निरूपयोगी वाले गण निर्वहन कराएंगे, और शिरोविरेचन वाले शिरोविरेचन कराएंगे, वातनाशक वाले वात का नाश करेंगे, पित्तनाशक वाले पित्त का नाश करेंगे, कपनाशक वाले कप का नाश करेंगे। और जो जीवनीय गण है, जीवन शक्ति, ये वृद्धक मतलब जो बुढ़ापा को देर से लेके आता है, मतलब बुढ़ापा आने नहीं देता, बहुत लेट आएगा आपको बुढ़ापा अगर आपने जीवनीय गण की औषधि खाई, मतलब जीवन को लंबा बनाता है ये। अब ये अलग जो बाकी गुण थे मतलब थे वीर्य आदि गण, सारीवादी, पदमादि, परुष्कादि, अंजना आदि, पटोलादि, गुड़िच्यादि, आरगवादी, ये क्या काम करते हैं। तो ये डिजीज दे रखे हैं सामने, सारणी बना रखी है पूरी 33 गणों की। इसमें से मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ, आप ध्यान से देखना, क्योंकि सारे आप याद नहीं कर पाओगे मुझे पता है। तो इंपॉर्टेंट मैं बता सकता हूँ, इंपॉर्टेंट वही है जो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा, जैसे कि पुरुषकादिगण के द्रव्य व कार्य लिखो, न्योगरादिगण के द्रव्य कर्म लिखो, और मुस्कदादिगण के द्रव्य कर्म लिखो। तो कर्म किसके किसके इंपॉर्टेंट है, सुरसादिगण के कर्म। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन है ना, स्लाइड चेंज नहीं हुई है अभी। क्या बोल रहा, हेलो सर शुरू से नहीं बता रहे आप, जैसे कि एक नंबर से नहीं बताया ना आपने। नहीं, एक नंबर से नहीं बता रहा मैं, ऐसे बता रहा हूँ कि इसको पढ़ने में कोई फायदा नहीं। जैसे कि मैं बोलूँ वमन कारक वमन कारक, विरेचन कारक विरेचन कारक, यहाँ तक तो अपन ने बता ही दिया था। अब देखो वीर्य आदिगण, अब जो इसकी औषधियाँ ना जो इसमें आती थी विधार्य आदिगण में, जो औषधियाँ आती वो क्या क्या काम करेंगी, हृदय मतलब हृदय को अच्छी लगने वाली, शरीर की पुष्टि करती हैं, वात पित्त नाशक, वात और पित्त का नाश करेंगी, शोष गुल्म अंगमर्द ऊर्ध्ववात श्वास काश नाशक, इन सब रोगों को ये दूर करेगी। कौन सी औषधियाँ ये दूर करेंगी, विधार्य आदिगण की औषधियाँ। अब सारीवा आदिगण की क्या करेंगी, जलन, पित्तज रक्तज रोग, प्यास और ज्वरनाशक। इंपॉर्टेंट है ये, सारीवा आदिगण की औषधियाँ क्या काम करती हैं, जलन को दूर करती हैं। आपके मान लो जलन हो रही है पेट में, तो आपको इस गण की औषधियों का सेवन कराओ। पित्तज रक्तज रोग, पित्त से संबंधित और रक्त से संबंधित कोई व्याधि हैं आपके, तो ये सारीवादी गण की औषधियाँ दूर करेंगी। प्यास और ज्वरनाशक, किसी व्यक्ति को बार बार प्यास लगती है ना, तो भी ये सारीवादी गण दूर करेगी। और ज्वरनाशक, बुखार को ये दूर करती है। तो इंपॉर्टेंट है सारीवादी गण, ठीक है। इस तरीके से ये दे रहा कि पदम आदिगण क्या काम करेगा ये। तो पदम का आदिगण दुग्धवर्धक, जैसे किसी प्रसूत हो, अभी जन्म मतलब किसी बच्चे को जन्म दिया किसी लेडी ने, और उसके दूध बन ही नहीं रहा या फिर दूध कम बन रहा है, तो आप उसको पदम आदिगण की देखो दूधवर्धक है, आप उसको ऐसी औषधियों से उनका जिससे दूध बढ़े। वात पित्तनाशक, वात और पित्त का नाश करेंगी। तृप्तिकारक, जीवनीय, शक्तिवर्धक, शरीर पुष्टिकर और वीर्यवर्धक। तो ये भी इंपॉर्टेंट है पदम आदिगण की जो कार्य हैं ये, ठीक है। परुष्कादिगण की प्यास मूत्र जो है वातरज रोग नाशक। तो इस गण में जो औषधियाँ आती है वो कौन कौन से रोगों को ठीक करेंगी, प्यास को, मूत्रज को, वातज रोगनाशक को, मतलब वात के जो संबंधित रोग है ना उनको दूर करेंगे। फिर इसके बाद में आता है आरगवादिगण, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। बमन, कुष्ठ, विकार मतलब विष से संबंधित कोई भी कॉम्प्लिकेशन पैदा होता है ना शरीर में, उनको दूर करेगी। ज्वर, कफज रोग, खुजली, प्रमेय रोग नाशक। और दुष्ट वर्ण शोधक, दुष्ट वर्ण मतलब जो गंदे घाव होते हैं या फिर मतलब जो कोड़ पड़ जाते हैं ना घाव, जो सड़े गले होते हैं, उनको इस ठीक करती है आरगवादिगण। और बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। ये हो गया आरगवादी, हो गया परुष्कादि, हो गया पदमगण, हो गया और सारीवादी हो गया। ये 3 तो ये हो गए, 4 ये, और 8 तो शुरू के हैं। इधर देखते हैं, इधर है सुरसादिगण, ये इंपॉर्टेंट है। कृमि, जुखाम, एरुचि, श्वासकाश आदि रोग नाशक व व्रण शोधक। तो सुरसादिगण क्या करता है, कृमि, मान लो पेट में कीड़े पड़ गए, और छोटे छोटे प्लेटे एलमेंथिस के एलमेंथिस वाले कीड़े पड़ जाते हैं ना, वो। जुखाम हो गई किसी व्यक्ति को, एरुचि किसी को मतलब किसी को मन नहीं लग रहा खाना खाने में। श्वासकाश आदि रोग नाशक मतलब श्वास से संबंधित, मतलब अस्थमा हो गया, खांसी हो गई, या फिर व्रण शोधक घाव पड़ गए, तो इसमें सुरसादिगण की औषधियाँ काम करेंगी। अब आता है इसमें न्योग्रादि, ये व्रणशोधक व रोपक, ग्राही, अस्थि संधानकर, मेद, पित्त, रक्त विकार, तृष्णा, धा और योनि रोग नाशक। इंपॉर्टेंट है ये न्योग्रादिगण। जब आप 3rd ईयर में जाओगे ना,
गायनेकोलॉजी स्टडी करोगे तो आएगा वहाँ पे कि न्योग्रादिगण की औषधियों का यूज़ करो। अब आपको पता होना चाहिए कि न्योग्रादिगण की कौन सी औषधियाँ, मैंने लिखाया हुआ है इसमें, देखो ये लिख रहा कि न्योग्रादिगण की बर, पीपल, गूलर, लौद्र, जम्बू, राजजम्बू, अर्जुन, पारस पीपल, सफ़ेद कैर मतलब कैर का एक पौधा होता है, आम, बेतस, चिरौंजी और पलास, ये न्योग्रादिगण में आती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है न्योग्रादिगण, ये क्या काम करता है और कौन सी औषधियाँ वो भी इंपॉर्टेंट है। एलादिगण वात, कफ विकार, विष विकार, वर्ण प्रसादन, खुजली, पीड़िका और कोर्थ रोग नाशक, ये एलादिगण काम करते हैं। तो मैंने कितना इंपॉर्टेंट बताया, मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिवाइजन कर रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट कौन सा आपको याद करना है। एलादिगण याद करना है, न्योग्रादिगण याद करना है, क्लियर। सुरसा आदिगण याद करना है, 3 हो गए यहाँ पे। इधर है वरुणादिगण, ये भी आपको याद करना है। वरुणादि जो मेदनाशक है, मंदाग्नि, उरुस्तंभ, शिरोशूल, गुल्म और विदद्री नाशक, वरुणादि 4th हो गया ये। फिर आरगवादी हो गया 5वां, फिर परुष्कादि हो गया, पदमगादिगण हो गया, सारिवा आदि हो गया, प्रिय ऊपर के सारे 9, ये आपको याद करने हैं और ये करने ही है। ऐसे मत छोड़ देना कि नहीं तो आपका जो एक क्वेश्चन आएगा ना 2 नंबर का वो गलत चला जाएगा और आपकी मतलब 100 में से फिर 2, अगर आपने इस चैप्टर को मिस कर दिया तो आप 98 नंबरों के लिए पढ़ोगे, ना कि 100 नंबरों के लिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, छोटा क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, ठीक है। तो इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, गण है 33, उनकी औषधियाँ हैं और उनके कर्म हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले तो औषधियाँ लिख दी जो इंपॉर्टेंट थी, फिर यहाँ पे इनके कर्म लिख दिए, ये हो जाता है चैप्टर पूरा यहाँ पे। अब मैं क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे वो मैं आपको बताऊँगा। चैप्टर पढ़ो या मत पढ़ो, लेकिन क्वेश्चनों को समझ लेना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।